नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको वापस खुशामदीद कहता हूं, वेलकम बैक। जिस ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लेने की। अब अपना सवाल शॉर्ट रखें, डायरेक्ट रखें, टू द पॉइंट रखें। मैं आपको टू द पॉइंट उसका जवाब देने की कोशिश करता हूं। लेट्स स्टार्ट जी, पहली कॉल लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अली भाई, मेरा सवाल ये है आपसे कि मुझे यहाँ पे मैंने असाइलम की एप्लीकेशन की थी, तो मुझे जो है वो जो डिसीजन आया उस पर लिखा हुआ है द अपील इज अलाउड अंडर द क्वालिफिकेशन डायरेक्टिव और नीचे लिखा हुआ है द अपील इज अलाउड ऑन ह्यूमन राइट्स ग्राउंड। तो मुझे मेरी सॉलिसिटर ने बताया कि मुझे ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया जाएगा, तो क्या मुझे वाकई ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन देंगे? और अगर वो मुझे ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन देते हैं तो वो कितने अरसे का देंगे और क्या उसके बाद में उसको एक्सटेंड करवाऊंगा? फर्ज करेंगे अगर 2 साल का देते हैं तो क्या मैं उसको एक्सटेंड करवाऊंगा या उसके बाद में इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई जो है वो कर सकता हूँ? और दूसरा ये कि मुझे अभी कोर्ट से ये जो डिसीजन आया है इसको हुए हुए 2 महीने होने वाले हैं, तो अभी तक उन्होंने मुझे स्टेटस डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। तो क्या ये नॉर्मल है? वो इतना ही आमतौर पे टाइम लेते हैं या वो आमतौर पे वो कितना टाइम लेते हैं स्टेटस डॉक्यूमेंट्स इशू करने में? ओके, चलो मैं बताता हूँ जी। जहां तक तो पहली बात है आपकी कि आपको जो उन्होंने अपील अलाउ की है उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ कि अपील अलाउड अंडर दिस। अब जो ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन है वो एक बहुत रेयर कैटेगरी है जिसके अंदर वो देते हैं। आमतौर पे वो ऐसा नहीं होता। आमतौर पे वो आपका असाइलम अगर अलाउ कर दिया जाता है डायरेक्टिव के अंदर, क्वालिफिकेशन डायरेक्टिव का मतलब क्या है, उसके अंदर भी यही चीज कही जाती है कि अगर आपके असाइलम के अंदर आता है वो कन्वेंशन रीजन के अंदर आता है एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसके अंदर अगर आपको असाइलम अप्लाई किया तो ठीक है। उसमें अगर ऊपर ये नहीं लिखा हुआ अपील डिसमिस्ड on asylum grounds, appeal allowed on human rights ground और appeal allowed under humanitarian protection, तो फिर खाली वो बात नहीं। फिर भी आपको बताता चलो, इंटरेस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपको ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन दी जाती है तो वो नॉर्मली एक ही टाइम पीरियड के लिए दी जाती है, जिसके बाद आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको उसके घबराने की जरूरत नहीं है। जो दूसरी बात है आपकी कि टाइम कितना लगेगा उसके अंदर, टाइम के अंदर जब इंप्लीमेंट पहले एक हुआ करता था एक अपील्स इंप्लीमेंटेशन यूनिट होम ऑफिस का, वो बड़ा अच्छा था। हमें पता था कि उनका क्या एड्रेस है, हमें पता था उनकी फैक्स नंबर क्या है। अगर वो इंसान नहीं बनते थे, जल्दी से जवाब नहीं देते तो हम उनकी बड़ी जान खाते थे। अब उन्होंने उसको चेंज करके कुछ और नाम रख दिया उसका, और अब ये होता है कि हम उसको चेस अप करने में जरा थोड़ी मुश्किल होती है। नंबर मैंने अभी भी निकाल नहीं है, कोई 1-2 नंबर्स मिल गए मुझे जहां से मैं उनको तंग कर सकता हूं, लेकिन कहने का मतलब ये कि कई दफा वो डिले कर देते हैं। आमतौर पे महीने 2 महीने से ज्यादा डिले नहीं होनी चाहिए। आपको जितना टाइम गुजरा इतना भी नहीं गुजरना चाहिए, बिकॉज अगर कोर्ट ने एक अपील को अलाउ कर दिया, अब उस अपील के अलाउ करने के बाद अगर उसको उन्होंने चैलेंज नहीं किया तो उसको फौरन इंप्लीमेंट करना चाहिए। देर किस चीज की है? और फाइल उनके पास मौजूद होती है। होम ऑफिस प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो आता है कोर्ट में, उसके पास सारी फाइल मौजूद होती है, उनको पता है क्या करना है और वहीं से उनका सारा कुछ चलता है। सो इसमें डिले होने वाली कोई बात नहीं होती। बेस्ट चीज है अपने लोकल एमपी से बात कर लें, उसको भी कहें कि जी बीच में इन्वॉल्व हो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप 6 महीने इंतजार करते हैं ना फिर भी आपको स्टेटस पेपर्स नहीं आ रहे। सो कोशिश करें। मैंने अभी एक असाइलम केस किया था कुछ अर्सा पहले, केस हमने जीत लिया, बंदे को उन्होंने अपील अलाउ कर दी, डिटेंशन से रिलीज भी कर दिया, सारा कुछ हो गया, और उसके बाद कुछ 6-8 महीने लगा दिए उन्होंने उसको स्टेटस पेपर्स भेजने में। अब उसमें फाइनली हमने जब बड़ी उनको जुडिशियल रिव्यू की धमकी लगाई है तो उन्होंने उसको फौरन स्टेटस पेपर्स रिलीज किए, प्लस उसको एमपी के पास ही भेजा, वो एमपी के पास गया, वहां से जाके जोर लगाया, हमने जोर लगाया, तब जाके उन्होंने स्टेटस पेपर्स इशू किए। सो कई दफा डिले लगा देते हैं, वो डिले डाल देते हैं बीच में। मेरा मशवरा यही है, एक एमपी को लिखें, दूसरा अपने वकील से कहें कि उनको कोई धमकी अमेज खत लिखे वहां पे, जिसमें कि उनको कहा जाए कि जी मेरा बंदा वेट कर रहा है, क्लाइंट वेट कर रहा है, किस चीज की डिले है, देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन कि इसमें डिले हो किसी किस्म की। सो इसलिए जल्द से जल्द उसका फैसला किया जाए। सो होपफुली यू विल गेट इट सून, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगला कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो जी, अली भाई, मैंने 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछने हैं। बताइए। पहला तो ये है कि मेरे हस्बैंड को असाइलम में 3 साल की लीव मिली है रिसेंटली, ठीक। तो मुझे पूछना है कि क्या वो इंडिया आ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आप मुझे बताएं, असाइलम में उनको क्या रेफ्यूजी स्टेटस मिला है? जी नहीं, रेफ्यूजी स्टेटस जब मिलता है तो वो 5 साल का मिलता है, वो 3 साल का नहीं मिलता। 3 साल की उनको डिस्क्रिशनरी लीव तो नहीं मिली? ये वो ही मिली है। ये हाँ, वही मिली है ना, तो डिस्क्रिशनरी लीव मिली है, तो इसका मतलब उन्होंने उनको माना नहीं है कि वो रेफ्यूजी हैं। सो अगर वो इंडिया से हैं और इंडिया आना जाना चाहते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आ जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ जी। तो दूसरा है कि जैसे कि 12 साल उन्हें हो गए यहाँ आए हुए, हिथ्रो आए थे वो, उनके पास पूरा रिकॉर्ड है, क्या हमें कोर्ट में जाना चाहिए कि उन्हें इंडेफिनिट मिलनी चाहिए थी, 3 साल की क्यों दी? चलें अब आप इंतजार करें, मैं आपको बताता हूँ।
ये जो आपकी सिचुएशन है, इस तरह के बहुत सारे लोगों की सिचुएशन होती है। सो सब लोग जो इस तरह की सिचुएशन में है वो गौर से सुन सकते हैं इसको। होता क्या है कि आप आए आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले, 12 साल पहले आपने आके असाइलम किया। असाइलम करने के बाद आपका केस चलता रहा, थोड़ी देर बाद उसका आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में रिफ्यूज कर दिया, आप कोर्ट में गए, कोर्ट में रिफ्यूज हो गया, अपील्स की, अपील सारी खत्म हो गई, हर तरह से अपील राइट्स एग्जॉस्टेड हो गए, फ्रेश क्लेम डाला, कई दफा नहीं डाला, गायब हो गए, छुपे रहे, टाइम गुजरता रहा। अब यह है कि 8, 10, 12 साल आपको हो चुके हैं, फाइनली आपको डिस्क्रेशन लीव दे दी जाती है। डिस्क्रेशन का मतलब होता है सवाबदीद, यानी डिस्क्रेशन का मतलब यह कि मेरी मर्जी कि मैं करूं कि ना करूं। सो मेरी मर्जी कि मैं आपको 3 साल की लीव दूं कि ना दूं। सो होम ऑफिस ने आपको 3 साल की लीव दे दी। अब वो डिस्क्रेशन लीव दी जाती है आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स। अब उसमें वो ये कहते हैं कि जी हमने नहीं माना कि आप रेफ्यूजी हैं, चाहे आपने असाइलम किया था शुरू में, हम नहीं मानते कि आप रेफ्यूजी हैं, हम नहीं मानते कि आपको उसमें रेफ्यूजी स्टेटस मिलना चाहिए, इसलिए हम आपको आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स आपके बाकी सर्कमस्टांसेस देखते हुए, हो सकता है आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है आप इतने अच्छे सेटल हो चुके हैं कि आपको यहां से निकालना ज्यादती होगी, इसलिए आपके बाकी सर्कमस्टांसेस देखते हुए हम अपनी मर्जी के अंदर आपको 3 साल की लीव देते हैं। अब उसका मतलब यह कि आप कहीं भी ट्रैवल करना चाहें, वापस अपनी कंट्री जाना चाहें, जा सकते हैं, काम करना चाहें, बेनिफिट्स लेना चाहें, बिजनेस करना चाहें, सब कुछ आपके लिए ओपन है। ठीक, सिर्फ बात क्या होती है कि ये इंडेफिनेट लीव नहीं है, इसके 3 साल गुजरने के बाद आपको दोबारा 3 साल की एक्सटेंशन अप्लाई करनी पड़ेगी और 6 साल के बाद जाके आपको इंडेफिनेट लीव मिलती है। अब उस 6 साल से पहले जिस तरह इनका केस है उसमें इनके 14 साल कंप्लीट हो जाते हैं। 14 इयर्स कंप्लीट होने की बेस पे अगर तब तक ये लॉ होता है तो आप 14 साल की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं उसी वक्त, चाहे आपके 6 इयर्स कंप्लीट ना हुए हो। सो वो चीजें कर सकते हैं। अब जो आपकी बात है कि जी उनको चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं 12 साल हो गए यहां पे रहते हुए, 12 साल के अंदर आप फिर भी इमिग्रेशन रूल्स में नहीं आते। 10 साल कहते हैं कि 10 साल अगर आपने लीगली यूके में गुजारे तो आपको स्टेटस मिल जाएगा, यानी इंडेफिनेट लीव मिल जाएगी। 14 साल आपने अगर लीगली या इलीगली गुजारे तब आपको यहां पे स्टेटस मिल जाएगा। लेकिन 10 और 14 साल के दरमियान का जो टाइम है उसके अंदर तो और कुछ भी नहीं आता, आप रूल्स में तो है ही नहीं। लेकिन हां, आपके सर्कमस्टांसेस कंपैशनेट बन जाते हैं अगर आपके पास तमाम एविडेंस होता है, अगर आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की, अगर आप सारा कुछ दिखा सकते हैं कि जी देखो मैं अपनी लाइफ में यहां बड़ा सेटल हो चुका हूं, तो आमतौर पर 10 और 14 साल के दरमियान अगर आपके लिए एप्लीकेशन डाली जाए तो आपको डिस्क्रेशन लीव दे देनी चाहिए। कई दफा होता है, अभी मेरे एक क्लाइंट को उन्होंने रिफ्यूज किया है जिसमें उनको यहां पर 13 साल से ऊपर का टाइम हो गया था, उनको भी रिफ्यूज कर दिया। अब उसको चैलेंज करना चाहिए या उसके अंदर अब उनके अब तो डिसीजन आने तक उनको 14 इयर्स का भी टाइम गुजर गया है, मेरा ख्याल है तो 14 इयर्स की बेस से अप्लाई कर सकते हैं। सो कहने का मकसद ये कि कई दफा वो रिफ्यूज कर देते हैं लेकिन उसको आपको चैलेंज करना होगा, देखना पड़ेगा। ये जो चीज है कि जी डिस्क्रेशन लीव दी है तो इंडेफिनेट देनी चाहिए थी, आपका हक नहीं है इंडेफिनेट लीव मांगने का। हाँ, 14 इयर्स आपके कंप्लीट हो जाएं, एविडेंस आपके पास सारा हो, कहीं आपको IS 151A नोटिस सर्व नहीं किया गया, रिमूवल डायरेक्शंस नहीं दी गई, तो फिर आप हक से उनसे इंडेफिनेट लीव मांग सकते हैं, लेकिन नॉट आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स। ओके जी, अगला सवाल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई क्या हाल है? ठीक है, खैरियत। मुझे एक छोटा सा सवाल पूछना है। बताइए। अल्लाह की मेहरबानी से और उसके बाद आपकी मेहरबानी से मेरे हस्बैंड को स्टेटस मिल गया है। वेरी गुड। तो हम लोग बड़े बड़े वकीलों के पास गए हैं, बैरिस्टरों के पास गए हैं, गोरे वकीलों के पास भी गए हैं, सबने अच्छा। हाथ खड़े कर दिए कि नहीं भी तुम्हारे हस्बैंड को कुछ नहीं मिल सकता। अच्छा। पर हम आपको इतनी दुआएं देते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। Thank अभी you बस जी। एक छोटा सा सवाल जी, पूछते हैं। बताएं। उनके पास उनको 1 साल की लीव मिली है, ठीक। तो अब ये है कि आई एम एक्सपेक्टिंग यू सी, तो अगर वो काम नहीं करते कुछ माह के लिए, 2-3 महीने के लिए, क्योंकि दूसरा बच्चा भी माइंड करना और मैं अकेली हूँ, ठीक। तो अगर वो 2-3 महीने बेनिफिट लेते हैं, क्या वो ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं और अगर लेते हैं तो अगर जब हमने नेक्स्ट ईयर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा? अभी उनको या नहीं? डिस्क्रेशनरी लीव मिली है ना? हाँ जी अभी डिस्क्रेशनरी लीव मिली है ना उनको? जी, 1 साल की मिली है ना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मेरा भी ड्यू है ना इंडेफिनेट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखें, तो- अभी जो उनको डिस्क्रेशन लीव मिली है उसके अंदर लिखा होगा पेपर्स के साथ कि उनको बेनिफिट्स लेना अलाउड है। सो अगर वो बेनिफिट्स लेते हैं तो उसमें किसी किस्म की कोई बुराई नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप आराम से वो चीज कर सकते हैं, आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। जब नेक्स्ट ईयर आपका इंडेफिनेट ड्यू होता है, अगर आपका साथ उनको रहते हुए 2 साल से ऊपर हो गए तो उनको भी इंडेफिनेट मिल जाएगा, अगर 2 साल से ऊपर नहीं हुए तो उनको डिस्क्रेशन लीव की एक्सटेंशन मिल जाएगी और उसके अंदर आपके बेनिफिट्स लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके भाई आपकी बड़ी मेहरबानी You're और most आपको welcome. बहुत बहुत तरक्की दे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अगला सवाल लेते हैं। हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बस मैंने ये कहना था कि पहले आपको मैंने थैंक यू करना है कि मेरे हस्बैंड को डिस्कशन लीव मिल गई आपकी एडवाइस से। नो, वेरी गुड। एंड अभी मैंने यही पूछना था कि ऑब्वियसली डिस्कशन लीव अभी नवंबर दिसंबर में मिली है, तो उन्होंने ना वीजा जो है डॉक्यूमेंट पेपर पे बना के भेजा है। ठीक। और अभी पासपोर्ट भी मेरे हस्बैंड का बन गया है, तो यही पूछना था कि जब एप्लीकेशन करते हैं तो कितने पैसे लगते हैं, या वकील के पास हमें जाना पड़ेगा कि वैसे हमें ऐसे ही खुद भी भेज सकते हैं? आप उसकी बात कर रहे हैं जो ट्रांसफर कराना है पासपोर्ट के अंदर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसके लिए आप खुद भी कर सकते हैं, वकील के थ्रू भी कर सकते हैं। वकीलों वाला वैसे कोई इतना काम उसमें है नहीं, कोई ऐसी साइंस है नहीं लंबी चौड़ी कि आपको वकील के थ्रू ही जाना पड़ेगा। इट्स अ फॉर्म आपका ट्रांसफर ऑफ कंडीशंस फॉर्म होता है, वो फॉर्म इंटरनेट से डाउनलोड करें, उसकी जो फीस साथ है वो फीस साथ लगाएं और वो स्टेटस पेपर्स लगा के उसके साथ भेज दीजिए। आपको 3-4 महीने के अंदर वो उसके अंदर पासपोर्ट पे ट्रांसफर करके लगा देंगे। अगर आप उसको जल्दी कराना चाहते हैं तो फिर आपको होम ऑफिस से पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। सेम डे सर्विस में जाके भी आप टीओसी फॉर्म करवा सकते हैं, जो उनकी फीस होगी वहां पे वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म से पता चल जाएगा, बिकॉज अब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी 6 अप्रैल के बाद की। मैंने अभी नहीं देखा कि टीओसी फॉर्म के लिए फीस कितनी बढ़ रही है। पहले जो था मेरा ख्याल है वो कुछ 560 पाउंड से करीब था, समथिंग लाइक दैट। अब आप चेक कर लीजिए कि कितनी होगी। जो भी उनकी प्रीमियम सर्विस की फीस बनती है वो फीस पे करें, आप जाएंगे उस दिन अपनी एप्लीकेशन दें, प्रोवाइडेड सब कुछ उसमें ठीक ठाक होगा तो आपको उसी दिन लगा के वापस दे देंगे और फिर वो ट्रैवल कर सकते हैं। अगर उससे पहले कोई इमरजेंसी ट्रैवल करना चाहते हैं, अभी भी ट्रैवल करना चाहते हैं, तो पासपोर्ट लेके, वैलिड पासपोर्ट लेके साथ वो पेपर उसके अंदर रख के वो ट्रैवल कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं। जब उनके पास ज्यादा टाइम हो तो बेशक बाय पोस्ट कर लें, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। वकीलों वाली जो बात है, ऑब्वियसली अगर आपको फॉर्म फिल करना नहीं आता, आपको कोई प्रॉब्लम होती है उसमें, तो आप वकील के पास आ सकते हैं, अदरवाइज आपको वकील की जरूरत नहीं है। इट्स अ सिंपल इनफ एप्लीकेशन, आप उसको खुद भी कर सकते हैं। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं। हेलो जी अली भाईजान, की हाल है जी ਤੁਹਾਡਾ? ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक सर, खैरियत। अच्छा, ਉਹ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ यूरोपियन ਨੈਸ਼ਨਲ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ 17-18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ। ठीक। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਆ, ਉਹਦਾ प्रोसेस सेम ही है जिद्दां दूजियां दा है? सर जी बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आपको अगर 16-17 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, आप अपना पिछले एविडेंस देखें, 5 साल का आपका एविडेंस लगेगा साथ कि आपने शो करना है, प्रूफ करना है कि पिछले 5 साल से कम आप कंटिन्यूअसली यूके में रह रहे हैं। 470 दिन से ज्यादा आपकी गैप नहीं होना चाहिए इन पिछले 5 सालों के अंदर। पिछले 1 साल के अंदर आपका 3 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए और आपने अप्लाई करना है, नेशनलाइजेशन फॉर्म आपने फिल करके भेजना है, उसके ऊपर आपकी नेशनलिटी चेंज हो जाएगी। कोई लंबी चौड़ी फीस नहीं है उसकी। जो 836 पाउंड अभी होम ऑफिस की फीस है, 6 अप्रैल से चेंज हो रही है, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, वो मेरे ख्याल 20-22 पाउंड बढ़ रही है फीस, सो वो हो जाएगी। उसके अलावा लाइफ इन द यूके टेस्ट आपको करना पड़ेगा, वो साथ करके लगा दीजिए और बाकी कोई मसला नहीं, दैट्स इट। और कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है उसमें। लेकिन सिर्फ यह है कि अगर आप समझते हो एप्लीकेशन कैसे करनी है तब कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप नहीं समझते तो मेरा मशवरा यही होगा कि अपना किसी वकील के थ्रू जाइएगा। मेरे पास आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, मेरे पास आ जाएं, मैं करूंगा बड़ा खुशी खुशी इसको। लेकिन अगर आप खुद करते हैं, खुद समझ सकते हैं तो खुद कर लीजिए, इतनी कोई लंबी चौड़ी इसके अंदर प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अली भाई, मेरे 2-3 छोटे-छोटे सवाल हैं। बताइए सर। और सबसे पहले एक छोटी सी शिकायत है कि आप स्कॉटलैंड से काले कामी लेते हैं जी। शायद वो इसीलिए आजकल आजादी मांग रहे हैं। और नंबर 2, एक बच्चा जो 5.5 साल से इधर है जी, ठीक है, और उसने 5 साल बाद मतलब विजिट पे आया था, 5 साल बाद उसने अप्लाई किया अपने असाइलम के लिए, लेकिन वो उसने रिफ्यूज कर दिया। वो कहते हैं कि नहीं, आप इसको मतलब मार्च नहीं करते तो आपको मुल्क छोड़ जाए। अब वो स्टिल इधर है और इसी दौरान उसको एक रिश्ता मिल जाता है, मिसाल के तौर पर कोई शादी कर लेता है। बच्चा आपने कहा बच्चे की क्या है, जैसे कितने बच्चे की शादी कर रहे हैं इधर यूके में? नहीं, बच्चे की एज क्या है? एज उसकी है 26 साल। तो बच्चा तो नहीं है ना जी, वो अच्छा मर्द बन चुका है, तो आप उसको बच्चा कह रहे हैं अभी तक? 26 साल का बच्चा नहीं होता। बच्चा ही है ना जी। मुझे फैक्ट तो सही बताया ना, सामने वो गाय खड़ी करके कहेगा घोड़ा है, तो मुझे तो नहीं ना समझ आएगी। बताइए, 26 साल का है तो ही इज एन एडल्ट। आप भी अपने माँ बाप के लिए अभी बच्चे ही है। माँ बाप के लिए, मेरे लिए तो नहीं ना सर, मुझे बताएं। अच्छा, आदमी है 26 साल का, असाइलम रिफ्यूज हो गया, अब बताइए। अब वो क्या इधर शादी कर सकता है? अगर इधर शादी नहीं कर सकता तो पाकिस्तान जाके अप्लाई करे। ठीक। नंबर 2, क्या जो ये लॉ चेंज हो रहे हैं 6 अप्रैल से, क्या ये स्टेट में लागू हो जाएंगे? नंबर 3 जो है वो ये है कि
इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मतलब इमिग्रेशन लॉ में कोई फर्क है या सारा सेम ही है? ठीक, ये 3-4 सवाल हैं। ओके, माशाल्लाह बहुत स्मार्ट है जी, आप बहुत बड़ा अच्छा। बहुत शुक्रिया सर, ये मैं अभी इनको डील करता हूं, इन्होंने तारीफ करते करते आपका फोन लाइन काट दी पीछे, बहुत गलत बात है। एनीवे, जो लास्ट सवाल था आपका वो ये था कि जी स्कॉटलैंड वगैरह के लॉज जो हैं वो सेम है इंग्लैंड के लॉज के साथ कि नहीं? इमिग्रेशन लॉज सब सेम है पूरे यूके के लिए। इमिग्रेशन लॉज आपके यूके पे अप्लाई होते हैं। यूके बनता है 4 चीजों का, 4 डिफरेंट कंट्रीज के साथ। यूके के अंदर इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, नॉर्दर्न आयरलैंड आता है और उसके अंदर स्कॉटलैंड आता है। फिलहाल ये 4 कंट्रीज मिला के यूके बनाते हैं। इनके अंदर हर जगह पे आपके यूके के लॉज अप्लाई होते हैं, वही इमिग्रेशन रूल्स अप्लाई होते हैं। दूसरा सवाल आपका था कि लॉज में चेंजेस आ रही हैं जो 6 अप्रैल से, क्या वो फौरन लागू हो जाएंगी? मोस्टली जो चेंजेस आ रही हैं वो 6 अप्रैल से ही लागू हो रही हैं। कुछ चेंजेस हैं जिनका उन्होंने टाइम पीरियड और दिया हुआ है, उसके लिए उन्होंने खास तौर पे बता दिया है कि ये चीज फलानी डेट से चेंज होगी, उससे पहले नहीं होगा। लेकिन जो बाकी चीजें हैं उनके अंदर उन्होंने साफ साफ बताया हुआ है। अगर वो कहते हैं कि 6 अप्रैल से चेंज होंगे तो वो मजाक नहीं कर रहे, उसका मतलब यही है कि 6 अप्रैल से वो चीजें चेंज हो जाती हैं। सो उससे पहले अगर आपने पुराने लॉ के तहत कोई चीज करनी है तो कम से कम 5 अप्रैल को वो अपनी एप्लीकेशन भिजवा दीजिए, ताकि उसी लॉ के अंदर वो चीज रहे। 6 अप्रैल से वो चीजें चेंज हो जाती हैं। अब जो आपने आखिरी जो पहला सवाल पूछा था वो ये था कि जब 26 साल का बच्चा है जो अब आपका यहाँ पे साथ है, असाइलम रिफ्यूज होने के बाद अभी भी रह रहा है यहाँ पे, क्या वो शादी कर सकता है? शादी करने का इमिग्रेशन स्टेटस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई शादी करना चाहता है प्रोवाइडेड वो अपनी नेशनैलिटी प्रूव कर सकता है और ये प्रूव कर सकता है कि उसका रिलेशनशिप जेन्युइन है और वो जेन्युइनली सब्सिस्टिंग शादी में एंट्री चाहता है, तो उसको उसकी बेस पे वो शादी कर सकता है जाके। रजिस्ट्रार्स के पास क्या हो रहा है अभी, क्योंकि डिफरेंट रजिस्ट्रार्स होते हैं, वो लीगली क्वालिफाइड नहीं होते, अक्सर सुनी सुनाई बातों पे चलते हैं और उसमें गड़बड़ कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। मुझे रिपोर्ट्स मिलती हैं, क्लाइंट्स आके बताते हैं कि जी रजिस्ट्रार कहते हैं कि सिर्फ पासपोर्ट होगा तब हम सिर्फ काम कर सकते हैं आपका, तब आपको रजिस्ट्रेशन करने देंगे। कई जो रजिस्ट्रार्स हैं वो पासपोर्ट में स्टेटस भी मांगते हैं उनसे, जो कि बिल्कुल गलत है। स्टेटस होना ना होना कंप्लीटली इररेलेवेंट है। हाँ, पासपोर्ट की क्या रेलेवेंस बनती है? पासपोर्ट आपकी नेशनैलिटी को प्रूव करता है, वो ये प्रूव करता है कि आप इस कंट्री के सिटीजन हैं जिस कंट्री का आप नाम ले रहे हैं। अब अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है लेकिन कोई और एविडेंस होता है जो आपकी नेशनैलिटी को प्रूव करता है, तो वो भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आपका नेशनल आईडी कार्ड हो, इंडियन नेशनल्स होते हैं उनका राशन कार्ड अक्सर होता है, उनका ड्राइवर्स लाइसेंस होता है, उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स होते हैं जो उनकी नेशनैलिटी को प्रूव कर सकते हैं, वो चीज लेकर आ सकते हैं। पाकिस्तानी नेशनल्स होते हैं, उनके पास नादरा का इशू किया हुआ शनाख्ती कार्ड होता है, वो चीज चल सकती है। बाकी कंट्रीज के अंदर भी सेम थिंग। अगर आप देखें कि अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट से आपकी नेशनैलिटी प्रूव हो सकती है, आप वो साथ लगाएं। और अगर फिर भी रजिस्ट्रार नहीं मानता तो आप बहस कर सकते हैं उनके साथ। अगर फिर भी नहीं मानता तो वकील के थ्रू जाके एक धमकी वाला लेटर उनको भिजवाएं, ताकि वकील उसको एक्सप्लेन करे कि लॉ के मुताबिक वो आपको रोक नहीं सकते, और अगर वो आपको रोकते हैं तो वो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, और उसमें उनको रेस रिलेशंस एक्ट के अंदर या डिस्क्रिमिनेशन के अंदर उनको काफी प्रॉब्लम पड़ सकती है। और उसके अंदर कोई प्रॉपर वकील, आपको बुलडॉग टाइप वकील मिल जाए ना जो लड़ सके जाके, तो वो सारा ये काम कर सकता है आगे से। जो फाइनल बात है इसमें कि अगर शादी करके कोई यहां पे रहना चाहता है, जिसने असाइलम किया और असाइलम उसका रिफ्यूज हो गया, यानी उसके पास स्टेटस नहीं है, अगर वो यूरोपियन नेशनल से शादी करता है और जेन्युइन सब्सिस्टिंग मैरिज है, और जो यूरोपियन नेशनल है वो अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं यहां पे, तो उसकी बेस पे वो यहीं से स्टेटस चेंज करा सकता है। उसको 5 साल के लिए लीव टू रिमेन मिल जाएगी, यानी उसको रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा 5 साल का। अगर वो किसी ILR होल्डर से या ब्रिटिश नेशनल से शादी करता है और फिर यहां रहना चाहता है, तो उसको शुरू में रिफ्यूज किया जाएगा, ये कह के कि भाई आपका स्टेटस कोई नहीं है यहां पे, आपको रूल्स के मुताबिक वापस अपने मुल्क जाके वहां से स्टेटस लगवाना है। लेकिन अगर उसको साथ रहते हुए साल, 2 साल, 2.5 साल गुजर चुके हैं, तो उसको ये भी एक एडिशनल एस्पेक्ट आ जाता है कि इसकी फैमिली लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब स्टेटस बंदे के पास कोई नहीं, लेकिन वो एक जेन्युइन रिलेशनशिप में पिछले साल 2 साल से रह रहा है, प्लस अब जाके रजिस्ट्रेशन कर लेता है। ये मैं ब्रिटिश नेशनल या ILR होल्डर की बात कर रहा हूं। अब वो ब्रिटिश नेशनल या ILR होल्डर से शादी कर लेता है, तो उसकी जो रिलेशनशिप चल रहा है साल 2 साल का, प्लस द फैक्ट कि अब उसने रजिस्ट्रेशन कर ली है, वो दोनों चीजें मिला के हम यहीं से उसका स्टेटस चेंज करवा सकते हैं। उसको स्पाउस वीजा नहीं मिलेगा, उसको 3 साल की डिस्क्रेशन लीव मिल जाती है। उस डिस्क्रेशन लीव के ऊपर उसकी वो जो एक फैमिली लाइफ है वो ब्रेकअप नहीं होती है, वो चलती रहती है।
तीसरा ऑप्शन वो हमेशा मौजूद है कि अगर वो शादी करता है और वो वापस अपने मुल्क से जाके अप्लाई करना चाहता है तो वहां जाके अप्लाई कर सकता है। वो अंडर इमिग्रेशन रूल्स पैराग्राफ 281 अप्लाई करेगा। जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, अकोमोडेशन, मेंटेनेंस, जेन्युइननेस ऑफ द रिलेशनशिप, कोई और क्रिमिनल ऑफेंस वगैरह नहीं है, वो सारा कुछ अगर हो तो आराम से उसको स्टेटस मिल जाएगा, वो वापस आ जाएगा। होता क्या है इन रियलिटी, जो लोग यहां पे ओवरस्टे हुए होते हैं वो जब वापस आते हैं टेक्निकली उनको बैन नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई ना कोई छोटा सा रीजन निकाल के उनको रिफ्यूज कर देते हैं, जिसमें उनको अपील में जाना पड़ता है और 6-8 महीने लग जाते हैं अपील में जाके उसको फाइट करते हुए। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम विद दैट। अदरवाइज अगर आप रिक्वायरमेंट सारी पूरी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ अर्सा पहले मैंने एक और चीज बताई थी जो आई एम श्योर अब आप लोग जानते होंगे कि होम ऑफिस की तरफ से एक नई चेंज जो आनी है, जो इस गवर्नमेंट की तरफ से है, वो ये है कि एक लिमिट रख दी जाएगी कि ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है इनकम का, कि आपकी इनकम मिनिमम कितनी होनी चाहिए। इस वक्त अगर आप अप्लाई करना चाहें, आप थर्ड पार्टीज को भी साथ लगा सकते हैं। अगर खुद कोई काम नहीं कर रहा, आप आपकी इनकम कम भी हो, अगर आपके बेनिफिट्स भी चल रहे हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो नया लॉ आएगा, जब भी आएगा, जब उसको अनाउंस करेंगे और सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, तब उसको देखेंगे। उसके अंदर वो ये चीज कहेंगे कि जी आपकी एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए। अगर ये इनकम आपकी एग्जिस्ट करती है तो आप अपने स्पाउस को लेकर आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेकर आ सकते। फॉर मी दैट इज एब्सोल्यूट रबिश। मैं ये कहता हूं कि ऐसी चीज के ऊपर आप फैमिली लाइफ को रोक नहीं सकते। उसके ऊपर मेरा ख्याल है लिटिगेशन जरूर चलेगी, उसको केसेस को चैलेंज किया जाएगा कोर्ट के अंदर, और आई एम श्योर कोर्ट्स की तरफ से जस्टिस किया जाएगा इसके अंदर, और कोई कॉमन सेंस प्रिवेल करेगी और इस चीज को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जितना टाइम गुजरेगा उतने टाइम के अंदर वो लागू रहेगा, जिस तरह बहुत सारी चीजें पहले आती हैं, और उन लोगों को फिर फायदा तब मिलेगा जब कोई कोर्ट की तरफ से केस उनके हक में होगा। पर एनीवे, आपके लिए मेन चीज ये है कि 5 साल 5.5 साल उस लड़के ने यहां पे बंदे ने गुजारे हैं। अब अगर वो शादी करना चाहता है, यूरोपियन नेशनल से करता है तो उसको फॉरेन स्टेटस मिल जाएगा। अगर ब्रिटिश नेशनल से या ILR होल्डर से करता है तो ज्यादा टाइम लगेगा। स्टूडेंट वगैरह से किसी से करता है तो उसको वापस ही जाना पड़ेगा, वहां से जाके 1 साल के बाद डिपेंडेंट वीजा लगवा कर आ सकता है, उससे पहले नहीं। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी कजन यहाँ पाकिस्तान से आई थी शादी करके जी, और उनको ILR मिल गया। अब कुछ उनकी अपनी पर्सनल रीजन की वजह से उनके हस्बैंड के और उनका रिलेशन खत्म हो गया। ठीक। पाकिस्तान गई तो वहाँ पे उनका पासपोर्ट गुम गया ILR वाला। ना उनके पास कोई फोटोकॉपी है, ना उनके पास कोई वीजे की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उनके हस्बैंड के पास थी और हस्बैंड तो ऑब्वियसली अब नहीं देगा उन्हें। ठीक। कोई तरीका ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ पे मेरे लाइक को अगर मैं कर सकूं उनके लिए, या कोई ऐसी चीज हो सके कि उनको दोबारा स्टेटस मिल जाए? उन्होंने वहां से ब्रिटिश एम्बेसी को लिखा था तो उन्होंने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया। 8 महीने हो गए, और इसके अलावा उनको अभी भी वो बार बार कांटेक्ट करती है उनसे, लेकिन वो कोई आंसर नहीं दे रहे। प्लीज अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा कोई आंसर दे दे, मैं इसको अपने टीवी पे सुन लूंगा। जरूर सुन लीजिए। देखिए, ये सिचुएशन काफी एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है जब कोई यहाँ पे रह रहा हो, सेटल हो चुका हो, और उस वापस जाए और उसका पासपोर्ट गुम जाए और उनको दोबारा से करना पड़े और स्टेटस ना मिल रहा हो। लीगली स्पीकिंग उनका स्टेटस ऑलरेडी हो चुका है, चाहे पासपोर्ट है नहीं है, इट डजंट मैटर, क्योंकि वो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जिसमें एविडेंस है कि इनके पास इंडेफिनिट लीव मौजूद है। अब इंडेफिनिट लीव उनके वो पेपर के ऊपर नहीं है, इंडेफिनिट लीव इनके स्टेटस है। इनको जो चीज करनी है, होम ऑफिस से राब्ता करना है। होम ऑफिस से राब्ता करके, अब इन्होंने ब्रिटिश हाई कमीशन में राब्ता किया, वहां पे उनको उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। सिर्फ मैं यही कह सकता हूं कि वो सही तरीके से नहीं कर रही हैं। सही तरीके से कर रही होती तो 8-9 महीने नहीं लगने चाहिए उस चीज के अंदर। इट शुड बी डन प्रीटी क्विकली। अगर फेडेक्स जो जेरीज वाले पाकिस्तान में बैठे हुए जो ये काम करते हैं, उनसे पूछा जाए, उनसे एक प्रोसेस पूछा जाए, उस प्रोसेस को प्रॉपर्ली फॉलो करें। जितना भी स्लो होगा, 8-9 महीने फिर भी नहीं उसके अंदर लगने चाहिए। दूसरी चीज आप जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप अपने MP से बात करें। MP को बताएं कि ये सारा कुछ हुआ है, उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ बताएं, एड्रेस बताएं जो उनका लास्ट था, उसके ऊपर उनका होम ऑफिस रेफरेंस भी निकल आएगा, उसके ऊपर उनकी तमाम डिटेल्स भी निकल आएगी। उसके मुताबिक MP होम ऑफिस को कह सकता है या ब्रिटिश हाई कमीशन को कह सकता है कि भाई जल्दी करो, शी इज स्टक देयर और इनके पास इंडेफिनिटली मौजूद है, सो इनको वो इंडेफिनिटली दोबारा इशू की जाए वहां पे अपने नए पासपोर्ट के ऊपर। तीसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप सब्जेक्ट एक्सेस रिपोर्ट मंगवा सकते हैं होम ऑफिस से। 10 पाउंड का चेक चाहता है, उसके अंदर आपको अपने पूरी डिटेल मिल जाती है कि आपके केस में
क्या फाइल मौजूद है होम ऑफिस के पास, वो फाइल की कॉपी लेके पाकिस्तान में वहां पे जमा करा दीजिए उनको, अपने रिक्वेस्ट फॉर स्टेटस पेपर्स। अगर आपके पास बाकी चीजें नहीं भी हैं तो यहां से आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिसके मुताबिक आप उसको आगे लेके चल सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन करके अपना स्टेटस अपने नए पासपोर्ट के अंदर लगवा सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक सर। आई नो वहां पे बड़ा फ्रस्ट्रेशन के साथ मामला चलता है क्योंकि बंदा ईमेल्स कर रहा है, कॉल्स कर रहा है, लेटर्स लिख रहा है, फेडेक्स के चक्कर लगा रहा है, कोई पता नहीं चल रहा होता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू फॉलो करेंगे जिसमें कि मैं समझता हूं कि एमपी को इन्वॉल्व कर लिया जाए या सब्जेक्ट एक्सेस रिपोर्ट ले ली जाए तो आपको उसमें फायदा मिल सकता है, बिकॉज एक काम जरा आपका ज्यादा बेहतर ज्यादा जल्दी हो जाएगा एंड दैट्स प्रोबब्ली द बेस्ट वे टू डू इट। इसके अलावा तो मुझे और कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जो आपको करने की जरूरत है। अगर पुराना हस्बैंड उनका नहीं कुछ करना चाहता डजंट मैटर, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस रिपोर्ट वहां पे आई एम श्योर उन्होंने कर दी होगी, वो क्राइम रेफरेंस नंबर वगैरह या पुलिस रिपोर्ट की कॉपी साथ लगा दें कि मेरा पासपोर्ट गुम हो चुका है, ये मेरी नई डिटेल्स हैं या वही डिटेल्स हैं जिनके ऊपर मैंने अप्लाई करना है, मुझे नया स्टेटस इशू किया जाए। और अगर वो नहीं करते एमपी से कहें, शोर मचाएं वहां पे और उसको फिर चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट के अंदर भी अगर इनऑर्डिनेट डिले की जाती है। आई होप आपको तमाम ऑप्शन समझ आ गए होंगे और आप इसको प्रॉपर्ली हैंडल कर लेंगे। नाज़रीन, अब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। इस हफ्ते के लिए अब यहीं पे रोकना पड़ेगा। जिन लोगों से बात हो गई, आई होप आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। जिन लोगों से अभी सैटरडे को बर्मिंघम में मुलाकात हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपके अच्छे अल्फाज का, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। अब नेक्स्ट वीकेंड मेरा ख्याल है ईस्टर वीकेंड आ रहा है, सो शायद मैं प्रोग्राम के लिए ना आ सकूं, वादा नहीं करता, कोई ऐसी चीज नहीं। लेकिन अगर मैं ना हुआ तो फिर ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन अगर मैं हुआ यहीं पे तो मैं जरूर आपको मिलूंगा इंशाल्लाह अगले मंडे को। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं, अगले मंडे मुलाकात होगी एंड गुड इवनिंग।